गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे उत्पादन रेखा एवं उत्पादन मिश्रण, प्रोडक्ट लाइन एंड प्रोडक्ट मिक्स। जैसा हम सभी जानते हैं कि उत्पाद जितनी भी विपणन क्रियाएं हैं उसका केंद्र बिंदु होता है। बिना उत्पाद के कोई भी विपणन क्रिया नहीं हो सकती है। इस संबंध में एल्डरसन के अनुसार एक उत्पाद उपयोगिताओं की एक गठरी है जिसमें वस्तु की विभिन्न विशेषताएं और उनके साथ की सेवाएं सम्मिलित है। एक संगठन एकाकी उत्पाद प्रस्तुत कर सकता है या उत्पादों की एक रेखा या विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्रस्तुत कर सकता है। इन तीन तरीके एक उत्पादक के पास में होते हैं जो कर सकता है। जैसे पहला, एकाकी उत्पाद, यानी एकाकी जो उत्पाद होता है उसको आप प्रोडक्ट आइटम यानी एकाकी मद भी कह सकते हैं। जबकि एक से अधिक उत्पादों का निर्माण जो आपस में संबंधित है उसको आप प्रोडक्ट लाइन यानी उत्पाद रेखा कहलाती है। और इसके अलावा एक व्यावसायिक संस्था द्वारा बिक्री के लिए उत्पादित विभिन्न उत्पादों के समूह को उत्पाद मिश्रण, प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं। तो उत्पादों के संबंध में एक संस्था के द्वारा इन तीनों में से कोई भी निर्णय लिया जा सकता है। व्यवहार में एक संस्था द्वारा कार्य का प्रारंभ उत्पाद मद से किया जाता है, यानी प्रोडक्ट आइटम से किया जाता है। लेकिन व्यवसाय के विकास एवं विस्तार के साथ धीरे धीरे वस्तु पंक्ति तथा उत्पाद मिश्रण, प्रोडक्ट मिक्स की व्यू रचना को अपनाया जाता है। उत्पाद मिश्रण व्यू रचना के संबंध में जो कई बातें हैं जैसे विस्तार, अनुरूपता, गहराई। जो विस्तार है जो वो ये बताता है कि एक निर्माता के यहाँ कितने उत्पाद पंक्तियां हैं, जबकि अनुरूपता का अर्थ है विभिन्न उत्पाद पंक्तियां किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। और जो डेप्थ है, गहराई है, उससे आशय प्रत्येक उत्पाद पंक्ति में औसत उत्पादों की संख्या कितनी है। तो उत्पाद संबंधी नीति के संबंध में उत्पाद मद के स्तर पर करते समय प्रबंध को यह तय करना पड़ता है कि किस मद को सुधारा जाए या किस मद का उत्पादन बढ़ाया या बंद किया जाए। इसी प्रकार उत्पाद पंक्ति तथा उत्पाद मिश्रण स्तर पर निर्णय उत्पाद पंक्ति को घटाने या बढ़ाने से संबंधित होता है। अब जो प्रमुख उत्पाद पंक्ति नीतियां हैं, जो व्यूहरचना है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मेजर प्रोडक्ट लाइन पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजी। सबसे पहले उत्पाद मिश्रण एवं विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। उत्पाद मिश्रण का विस्तार, इसमें एक संगठन द्वारा उत्पाद पंक्तियों में विस्तार तथा उत्पाद पंक्ति की गहराई का विस्तार किया जाता है। जब एक निर्माता द्वारा पुराने प्रकार की वस्तुओं से अलग कोई नई प्रकार की वस्तुओं को बनाया जाता है तो इसको वस्तु पंक्ति का विस्तार कहा जाता है। उत्पाद पंक्ति की गहराई से आशय प्रत्येक पंक्ति के उत्पादों की संख्या के औसत से है। उत्पाद मिश्रण के विस्तार में प्रत्येक पंक्ति के उत्पादों की गहराई में विस्तार किया जा सकता है। वृद्धि तथा विविधीकरण व्यू रचना की दशा में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने हेतु ये व्यू रचना अपनाई जा सकती है।
नेक्स्ट है उत्पाद मिश्रण का संकुचन। एक संगठन द्वारा अपनी उत्पाद पंक्ति को समाप्त करके या उत्पाद पंक्ति में उत्पादों की संख्या कम करके उत्पाद मिश्रण का संकुचन किया जा सकता है। यह व्यूहरचना उस समय अपनाई जाती है जब प्रतियोगिता बहुत अधिक हो जाती है और उन उत्पादों को लाभ पर बेचना कठिन हो जाता है या उन उत्पादों का जीवन चक्र अंतिम चरण में पहुंच जाता है या उनकी लागत उनके मूल्य की तुलना में बहुत अधिक बढ़ जाती है और उनको लाभ पर बेचना कठिन हो जाता है। नेक्स्ट है विद्यमान उत्पादों में परिवर्तन। इस नीति में विद्यमान वस्तुओं में परिवर्तन किया जाता है और नया अच्छा उत्पाद प्रस्तुत किया जाता है। ऐसा प्राय प्रतियोगिता के कारण अपने उत्पाद को बनाए रखने या उसमें वृद्धि करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है विद्यमान उत्पादों के नए उपयोगों का विकास। इस व्यूहरचना में एक संगठन अपने उत्पाद के नए नए उपयोगों को लेकर सामने आता है। यद्यपि संस्था पूर्ण रूप से इस व्यूहरचना पर निर्भर नहीं रह सकती है, फिर भी नए नए बाजारों को खोजने के लिए यह तरीका या ये व्यूहरचना अच्छी हो सकती है। नेक्स्ट है ट्रेडिंग अप एवं ट्रेडिंग डाउन। जब एक संस्था अपने उत्पाद पंक्ति में एक ऊंचे मूल्य के उत्पाद को इस उद्देश्य से जोड़ लेती है कि विद्यमान निम्न मूल्य स्तर के उत्पादों को क्रय करने वालों की वृद्धि होगी यानी विक्रय बढ़ेगा, तो इस व्यूहरचना को ट्रेडिंग अप कहा जाता है। इसके विपरीत जब एक संस्था उच्च कोटि की वस्तुओं के साथ निम्न स्तर के उत्पाद भी बनाने लगती है तो इस व्यूहरचना को ट्रेडिंग डाउन कहा जाता है। एक संस्था इन दोनों नीतियों का प्रयोग एक साथ नहीं कर सकती है। दोनों ही नीतियों का प्रयोग जोखिमपूर्ण है तथा उपभोक्ताओं या क्रेताओं में भ्रम पैदा कर सकता है। इसलिए ये नीति बहुत सोच समझ करके लागू की जाती है। नेक्स्ट है उत्पाद विविधीकरण तथा बाजार विभक्तीकरण। ये उत्पाद से संबंधित दो व्यूहरचनाएं हैं जो एक दूसरे से संबंधित है। इन दोनों नीतियों का उपयोग उस समय किया जाता है जब संस्था गैर मूल्य प्रतिस्पर्धा करना चाहती है। इस हेतु बाजार अपूर्ण प्रतियोगिता वाला होना चाहिए। वस्तु विभिन्नीकरण व्यूहरचना इस प्रकार अपनाई जाती है कि ग्राहक को ये विश्वास हो जाता है कि एक संस्था विशेष का उत्पाद अन्य प्रतियोगी संस्थाओं से अलग है। वास्तव में एक संस्था के उत्पाद तथा प्रतियोगी उत्पाद में कोई विशेष अंतर नहीं होता है, फिर भी ये मनोवैज्ञानिक आधार पर विज्ञापन तथा विक्रय संवर्धन के सहारे बनाया जाता है। बाजार विभक्तीकरण की व्यूहरचना को अपनाने में विभिन्न प्रकार के ग्राहकों की विशेषताओं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं का विकास किया जाता है। जहाँ तक अनुकूलतम उत्पाद ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स का प्रश्न है तो यह एक संस्था के उद्देश्य, निगम, व्यूहरचना तथा विपणन वातावरण पर निर्भर करता है। कभी कभी एक संस्था द्वारा नियोजित अप्रचलन का सहारा लिया जाता है। उत्पादों का अप्रचलन उस समय होता है जबकि बाजार में नए बेहतर उत्पाद मिलने लग जाते हैं और ग्राहक या क्रेता को इस संबंध में पूर्ण जानकारी होती है। उत्पाद संशोधन तथा उत्पाद नवाचार
पुराने उत्पादों को अप्रचलित कर देते हैं। इस संबंध में स्टैंटन ने कहा है कि अप्रचलन का उद्देश्य उत्पाद को पुराना, आउट ऑफ डेट बनाना है और इस प्रकार प्रतिस्थापन बाजार, रिप्लेसमेंट मार्केट में वृद्धि करना है। इसने 4 प्रकार के अप्रचलन बताए हैं: तकनीकी, जानबूझकर, स्थगित तथा शैली अप्रचलन। इसी तरह से लाजो तथा कॉर्बिन ने भी इस संबंध में कहा है कि नियोजित अप्रचलन नीति पुनः शैलीकरण, पुनः डिजाइन या चालू उत्पादों को सामयिक एवं क्रमानुसार ढंग से बदलने से संबंधित है, जिससे कि पूर्व उत्पाद को अप्रचलित किया जा सके। एक नियोक्ता अपने उत्पाद पंक्ति में किस सीमा तक अप्रचलन करे, यह नीति निर्णय निगम के उच्च प्रबंध के दर्शन, विपणन वातावरण, उत्पाद की प्रतियोगिता तथा बाजार मांग पर निर्भर करता है। इसका आंतरिक बचतों से अधिक संबंध नहीं है। फैशनेबल उत्पाद की बिक्री की सफलता विपणनकर्ता के समयानुकूल निर्णय पर आधारित होती है। संस्था के विपणन प्रबंधक को यह देखना चाहिए कि उत्पाद फैशन चक्र की किस अवस्था में चल रहा है। उसको फैशन चक्र में बहुत पहले या बहुत बाद में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार उसे उत्पाद बहुत देर से भी नहीं छोड़ना चाहिए। इस तरह से आज हमने उत्पाद रेखा है उत्पाद मिश्रण के बारे में चर्चा की। इस संबंध में आगे अपन इसका आगे वाला भाग लेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।